हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में पिछले पूरे हफ्ते, इवन अगर आप आज भी न्यूज़पेपर उठाएंगे तो उसमें भी आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में चर्चा मिल जाएगी। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में लगातार इसके ऊपर बात हो रही थी कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा। अपोजिशन पार्टीज जो थी वो अपनी तरफ से एक नाम को दे रही थी, और जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने अपनी तरफ से एक नाम को दिया, और उनके द्वारा जो चुना हुआ व्यक्ति था उन्हीं को ही प्रोटेम स्पीकर यहां पर बनाया गया। इनको कैसे चुना जाता है, इनका काम क्या होता है, ये सब मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो यहां पर शुरू करते हैं। पहले तो प्रोटेम जो शब्द है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है, इसके बारे में हमारे संविधान के अंदर चर्चा नहीं करी गई है, एक तो ये चीज जान लीजिए। लेकिन हाँ, इसको लेकर जो हमारी संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली है वहां पर इसको लेकर बात जरूर करी गई है कि इस तरीके की एक पोजीशन जो है वो बनाई जानी चाहिए। और इनका मेन काम यह है कि जब तक नए स्पीकर चुनकर नहीं आते हैं वहां तक जो काम होगा वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यहां पर प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो काम है वो किसका किया जाएगा, स्पीकर का ही काम किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब एक नई लोकसभा बन चुकी है, नई लोकसभा जब एमपीज आएंगे, जब सांसद आएंगे, वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर चुनेंगे। लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक का काम कौन देखेगा, तब तक का काम जो है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। अब प्रोटेम शब्द जो है इसका मतलब मान सकते हैं एक तरीके से टेम्परेरी या अस्थायी तौर पर किसी को आप स्पीकर बना रहे हैं, कुछ समय के लिए आप ये स्पीकर वाला काम जो है वो इस व्यक्ति को दे रहे हैं। हालांकि एक बार जब स्पीकर चुन लिया जाएगा उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कौन है, अस्थायी स्पीकर भी इन्हें कह सकते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन जो संसदीय मामलों के मंत्रालय, जो हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी जो नियमावली है उसके अंदर इसके बारे में जानकारी दी हुई है, और यहां पर इस व्यक्ति को चुनने की भी बात करी गई है। ठीक है, यहां पर पहले जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष है, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मिस्टर के सुरेश जो है इनको यहां पर प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए। हालांकि जो रूलिंग रजीम है उनके द्वारा मिस्टर मेहताब जो है उनको यहां पर चुनने की बात करेगी। ये तो हो गई जो उनकी पॉलिटिकल साइड है। हालांकि हमें पॉलिटिकल साइड में नहीं जाना है, लेकिन हाँ, कैसे किसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ये समझना काफी जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर जो क्राइटेरिया रखा गया वो रखा गया कि जो व्यक्ति सबसे आप कह सकते हैं वरिष्ठ होगा लोकसभा के अंदर, उसी व्यक्ति को ही यहां पर प्रोटेम स्पीकर का जो पद है या कार्यभार है वो दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर प्रोटेम स्पीकर को रखने के लिए, बनाने के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया वो यही है कि एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, जिसने पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा समय बिताया है। ठीक है, तो यहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि जब हम मिस्टर के सुरेश की बात करते हैं तो इनका 8th टर्म जो है लोकसभा के अंदर चल रहा है। ठीक है, और मिस्टर मेहताब जो है इनका अब 7th टर्म जो है वो यहां पर शुरू होगा। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हमें किसको चूज करना चाहिए, मिस्टर के सुरेश को करना चाहिए। लेकिन जो रूलिंग रजीम है उन्होंने किसको चूज किया, उन्होंने मिस्टर मेहताब को चूज किया, और उसके पीछे का कारण भी दिया कि बीच में कुछ ऐसा समय आया था जब मिस्टर के सुरेश जो थे वो यहां पर पार्लियामेंट में नहीं जीते थे। उन्होंने 1998 और 2004 के अंदर इलेक्शंस वो हारे थे, और इसी वजह से वो पूरी तरीके से 8 टर्म के लिए यहां पर नहीं रहे। वो बीच में क्योंकि 2 बार हारे हैं, तो अगर उसको भी कंसीडर किया जाए तो अब वो चौथे स्थान पर रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये चौथे स्थान पर रहेंगे और ये 7वें स्थान पर रहेंगे, तो इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ जाता है। इस चीज को कहीं ना कहीं एक पैरामीटर के तौर पर, एक फैक्टर के तौर पर यहां पर कंसीडर किया गया, इसको माना गया। उसके बाद यह बताया गया कि मिस्टर मेहताब जो है उनको ही यहां पर प्रोटेम स्पीकर का जो कार्यभार है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो चूज करने का, जो चयन यहां पर किया जाता है, उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है, चयन करने के पीछे का क्राइटेरिया है कि यहां पर किसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, या फिर किसने सबसे ज्यादा समय जो है वो यहां पर पार्लियामेंट के अंदर बिताया है। ठीक है, तो यहां पर उस तरीके से टर्म देखी जाती है। 7वीं टर्म में कोई लगातार आ रहा है, 8वीं टर्म में लगातार आ रहा है, 5वीं टर्म में लगातार आ रहा है, उसके बेस पर ही यहां पर क्या किया जाता है, उसके बेस पर यहां पर प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। नाउ इसके बाद प्रोटेम अध्यक्ष अन्य 3 सदस्यों की मदद से नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ प्रतिज्ञान दिलाता है। अब देखो, यहां पर प्रोटेम स्पीकर तो होंगे, इनके अलावा इनके साथ 3 और लोगों को चुना जाता है। वो कौन कौन है इस बार के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखेंगे ज्यादातर ये आपकी विपक्ष की जो पार्टीज होती है वहां से आते हैं। ये कुल मिला के 4 लोगों के, एक प्रोटेम स्पीकर, और उनकी सहायता करने के लिए 3 और लोगों को यहां पर उनका भी चुनाव किया, उनको चयनित किया जाता है। तो 4 लोग हो गए। इन 4 लोगों का काम क्या है, इन 4 लोगों का काम है कि जो नई अब लोकसभा बनेगी उसके अंदर जो सांसद आएंगे उनको यहां पर जो शपथ ग्रहण है वो कराना। क्योंकि अभी तक हमने किसका शपथ ग्रहण देखा, हमने प्रधानमंत्री का देखा। हमने प्रधानमंत्री के साथ साथ ये भी देखा कि जो बाकी के मंत्री थे उनका शपथ ग्रहण समारोह जो था अभी कुछ दिन पहले हुआ था,
जिसके बारे में पिछली बार हमने चर्चा भी करी थी। लेकिन क्या सभी सांसदों की शपथ ग्रहण हो चुकी है? नहीं, अभी सिर्फ मंत्रियों की हुई, क्योंकि अभी सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपका मंत्री परिषद है उन्हीं को ही शपथ ग्रहण कराई गई है। लेकिन उनके अलावा भी तो लोग हो सकते हैं, उनके अलावा भी यहां पर काफी सारे सांसद हैं। हमारे पास कितने सांसद हैं? 500 बताइए 43। तो यहां पे उनका शपथ ग्रहण जो होगा वो कराया जाएगा। और वो किसके द्वारा कराया जाएगा? स्पीकर के द्वारा। नहीं, स्पीकर तो है ही नहीं, हमारे पास कौन है अभी? प्रोटेम स्पीकर यहां पर है। तो प्रोटेम स्पीकर और उनके अंतर्गत 3 और लोग मिलकर क्या करेंगे? ये जो 543 सांसद होंगे इनकी शपथ ग्रहण में जो पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा वो चला जाएगा। प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रो टेम्पोर से लिया गया। टेम्पोर का मतलब वही है टेम्परेरी, मतलब अस्थायी तौर पर किसी को स्पीकर बनाना। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक के लिए होती है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाते हैं। इन्हीं की देखरेख में शपथ ग्रहण का काम पूरा होता है। संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति सदन में वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के लिए चुनते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा, ठीक है, क्योंकि ये कन्वेंशन कहते हैं, कहीं लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ यहां पर जो आपकी नियमावली है उसके अंदर ये बताया गया कि जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा, और इस केस में मैंने आपको बताया भी सही कि वरिष्ठ कौन है, उस व्यक्ति को यहां पर प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना जाएगा। और आगे का उसका काम क्या होगा? आगे का काम उतना ही है कि आपको शपथ ग्रहण करानी है सभी सांसदों को। एक बार आपका काम हो गया, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि जो परमानेंट स्पीकर है उनको यहां पर चुना जाए। और एक बार परमानेंट स्पीकर आ जाएंगे तो फिर इनका काम यहां पर खत्म हो जाएगा। यहां तक कुछ भी आपको डाउट है तो पूछिए। लोकसभा स्पीकर को अपॉइंट कैसे करा जाएगा? वंस द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड नोटिफाइड बाय द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। तो इसमें जो दिनांक है, जो तिथि है, वो कौन डिसाइड करता है? उसका निर्णय जो है वो यहां पे लिया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हालांकि प्रधानमंत्री का भी इसमें रोल रहता है। नोटिस शुड बी एड्रेस टू सेक्रेटरी जनरल एंड मस्ट बी सेकेंडेड बाय द थर्ड मेंबर। और इसमें जो बाकी के मेंबर्स होते हैं, प्रोटेम स्पीकर होते हैं, उनका भी इसके अंदर रोल रहता है। और इसमें फिर एक दिनांक जो भी डिसाइड करी जाती है, जिसके ऊपर निर्णय लिया जाता है, उस दिन चुनाव किया जाता है। मतलब जितने भी सांसद है वो अपनी अपनी तरफ से मत रखते हैं कि वो स्पीकर किसको बनाना चाहते हैं। मान लीजिए 2 लोग इस दौड़ के अंदर है, ए और बी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर ए और बी, ये 2 कंटेंडर हैं जो स्पीकर बनना चाहते हैं, ठीक है। जब सारे सांसद होंगे वो क्या करेंगे? उनके द्वारा, यहां पर कितने हुए? इनके द्वारा जो है वोटिंग कराई जाएगी। और ये अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से यहां पर जो 50% आपकी है प्रेसिडेंट वोटिंग, जितने भी लोग भी वोटिंग कर रहे हैं जो वहां पर मौजूद हैं, तो 50% का जो आंकड़ा होता है वो यहां पर लेना होता है। और एक बार 50% वोट मिल जाते हैं तो उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो है उनका चुनाव, यहां पे स्पीकर जो है उनका चुनाव यहां पर कर लिया जाता है, ठीक है। यहां जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर जो है वही सारा काम यहां पर करते रहेंगे, ठीक है। और वैसे कहा जा रहा है, अभी की जो बात करें, जितनी भी अभी तक खबरें आई उसमें ये, हालांकि डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि अभी हमने स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी देखा कि 1-2 दिन जो डेट थी वो आगे करी गई थी। 26 जून को कहा जा रहा है, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा ये मोशन जो है माना जा रहा है लेकर आया जाएगा। और 26 जून को यहां पर जो लोकसभा के स्पीकर है इनका इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। यहां पर लोकसभा स्पीकर का जो इलेक्शन होगा वो 26 जून को होगा। अभी हम क्या देखने वाले हैं? 24 जून को पहला सत्र होगा, प्रोटेम स्पीकर होंगे, फिर वो बाकी सांसदों को लेकर आएंगे, उनका शपथ ग्रहण जो है वो रहने वाला है। फिर 25 को भी आपकी सांसद रहने वाली है, आपकी जो पूरी संसद होगी वो चलेगी। और 26 तारीख को, हो सकता है 25 तारीख को ही ये एक जो आपका मोशन है वो लेकर आया जाए, और फिर 26 तारीख को यहां पर इलेक्शन भी करा लिया जाए, ठीक है। याद रहेगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में कहा गया है, जब भी लोकसभा भंग की जाती है तो अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेंगे। अब इसके अंदर भी देखेंगे, व्हेन विल बी द न्यू स्पीकर बी अपॉइंटेड। वैसे तो ये कहा गया है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी नए स्पीकर को आपको लेकर आना है। लोकसभा विल बिगिन ऑन जून 24, मतलब कल से ये पूरा कार्यकाल शुरू होगा। और उसके बाद यहां पर नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा नई लोकसभा के अंदर स्पीकर को, ठीक है। फिर क्या होगा? यहां पर वोटिंग होगी, और फिर वोटिंग में जिस भी व्यक्ति को सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं वही व्यक्ति यहां पर चुनकर आएगा, और उसी व्यक्ति को यहां पर स्पीकर का जो कार्यभार है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब प्रश्न कैसे बन के आ सकता है? यहां पर जो सिंपल मेजोरिटी मैंने आपको बताई उसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी हम स्पीकर की बात करते हैं, यहां पे अध्यक्ष की बात करते हैं, तो उसके लिए किस तरीके के नंबर की जरूरत पड़ती है? क्या स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है? नहीं, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है? हाँ, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत आपको यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है।
संविधान में पद का उल्लेख नहीं है, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन हाँ यहां पर जो आपके पार्लियामेंट्री अफेयर की हैंडबुक है वहां पर इसके बारे में जिक्र जरूर किया गया है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति को चुना गया, मिस्टर मेहताब को यहां पर क्या बनाया गया, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। यहां पर मेन जो मुद्दा था वो यही था कि कौन दोनों व्यक्ति में से, के सुरेश और मिस्टर मेहताब में से कौन सा व्यक्ति ऐसे जो कि आप कह सकते हैं सीनियर है या वरिष्ठ है, क्योंकि मेन क्राइटेरिया वही था। तो यहां पर यह बताया गया कि कॉन्टिन्यूसली ये अपने 7वें टर्म में लोकसभा में रहने वाले हैं और इसी वजह से इनको यहां पर चुनकर लेकर आना चाहिए। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। ठीक है, इनको चुनकर लाने का जो मतलब है वो भी हमने देख लिया। अब इनका काम क्या होगा, कल देखिएगा आप, जो मिस्टर मेहताब होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो पूरा शपथ ग्रहण के अंदर स्पीकर का जो रोल होगा, ठीक है, जो अध्यक्ष का यहां पर रोल होने वाला है वो निभाते हुए आपको दिखाई देंगे। और जितने भी सांसद होंगे उनका शपथ ग्रहण कराने का काम जो होगा वो इनका रहने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तक हमारे पास नए स्पीकर आए नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अनुच्छेद 99 है, जिसके तहत कल जो हमारे प्रोटेम स्पीकर होंगे वो क्या करेंगे, वो जितने भी सांसद हैं उनके शपथ ग्रहण के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, और या फिर आप कह सकते हैं कि उनको शपथ दिलवाने का काम जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी सांसदों द्वारा उनके समक्ष शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जैसे यहां पर एक प्रश्न पूछा जा रहा था कि इनकी नियुक्ति कैसे करी जाती है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर राष्ट्रपति जो है उनका एक मुख्य भूमिका रहती है। जो यहाँ पे मुर्मू जी हैं उन्होंने यहाँ पर मेहताब जी की सहायता से, मतलब प्रोटेम स्पीकर की सहायता से, यहाँ पर जो अन्य 3 व्यक्ति हैं अलग अलग पार्टियों से उनको यहां पर चुना है, और उनको सहायता में लेते हुए अब क्या करेंगे, यहां पर कल का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा। हालांकि अगर हम इसकी पॉलिटिकल साइड को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो बाकी के 3 लोग हैं अगर आप देखेंगे ये विपक्ष से आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि कल हम जो सहायता है वो देंगे या नहीं देंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडिया ब्लॉक किस तरीके से काम करेगा। अगर इंडिया ब्लॉक हमें इस चीज की इजाजत देता है तो हम क्या करने वाले हैं, अगर इंडिया ब्लॉक हमें इजाजत देगा तो कल हम अपनी तरफ से पूरी सहायता करेंगे, या फिर अगर हमें मना कर दिया जाता है तो ये सहायता नहीं दी जाएगी। ये अभी तक पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग जो है राष्ट्रपति और प्रोटेम स्पीकर ने मिलकर उनका निर्वाचन किया है, लेकिन क्या वो अपनी सहायता कल आपको देते हुए दिखाई देंगे या नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी पार्टीज उनको किस तरीके का आदेश देती है। लेकिन वैसे जितना अभी तक समझ में आया, क्योंकि पहले तो अपोजिशन ये भी कह रहे थे कि वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है प्रधानमंत्री की उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने देखा वहां पर मिस्टर खड़गे थे, तो यहां पर आप कह सकते हैं चांसेस ज्यादा है कि कल आपको ये 3 व्यक्ति भी वहां पर सहायता करते हुए दिखाई दे जाए। ठीक है, ये जो 3 मेंबर्स हैं जो प्रश्न मेरे से पूछा गया उसमें भी ये है कि जो सीनियोरिटी होती है उसके बेसिस पर अलग अलग पार्टियों से लेकर आए जाते हैं। तो आपके जो प्रोटेम स्पीकर होंगे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने वाले हैं, उनके साथ उनकी सहायता करने के लिए जो लोग होंगे वो भी क्या रहने वाले हैं, वो भी जो सबसे वरिष्ठ होंगे हाउस के अंदर, ठीक है, उनको यहां पर लेकर आया जाएगा। चले यहां से आगे, ये सिलेक्शन कैसे होता है ये देखिएगा। आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट, द मिनिस्ट्री इन्फॉर्म्स द स्पीकर प्रोटेम एंड द अदर मेंबर्स अबाउट देयर अपॉइंटमेंट। देखो ये तो सीधा सीधा आपके न्यूज़पेपर के अंदर भी या फिर ऑनलाइन भी बता दिया कि जब राष्ट्रपति ने कहा तो यहां पर हमने प्रोटेम स्पीकर को इसके बारे में जानकारी दे दी, या फिर जो उनके साथ 3 और मेंबर थे उनको जानकारी दे दी। बट चीजें इतनी आसानी से नहीं होती हैं, इसके पीछे की भी पूरी प्रक्रिया हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल जो है इसके अंदर सबसे जरूरी होता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो अपनी तरफ से अप्रूवल देते हैं, उनके अप्रूवल के बाद ही ये पूरी कार्रवाई शुरू होती है। इसके अंदर जो कंसेंट है, जो हामी होती है, वो सांसदीय मंत्री, यहां पर जो कार्य मंत्री हैं, सांसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके द्वारा भी हामी देना जरूरी है। और वैसे देखा गया कि अगर प्रधानमंत्री ने हाँ कह दिया तो इनके द्वारा यूजुअली हाँ कह ही दिया जाता है। तो यहां पर जब दोनों लोगों ने यह निर्णय ले लिया, मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री दोनों ने यहां पर जब इस चीज का निर्णय ले लिया कि हमें इस व्यक्ति को ही प्रोटेम स्पीकर बनाना है, तो इसकी जानकारी जो है वो किसको दी जाती है, ये जानकारी प्रेसिडेंट को दी जाती है। ठीक है, फिर वो स्पीकर प्रोटेम से भी इसके बारे में पूछते हैं, बाकी 3 मेंबर से भी पूछते हैं कि भाई आपको चूज किया जा रहा है, क्या सही है, आप बनने के लिए तैयार हैं। और बहुत केसेस में हम यही देखेंगे कि ऐसी पोजीशन को लेकर तो लोग इसी वजह से तो पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो यहां पर वो इन मोस्ट केसेस आपको देखने को मिलेगा कि वो इस चीज के लिए हाँ कह देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक जो डेट होती है वो डिसाइड करी जाती है कि किस दिन हम आपको यहां पर चुनेंगे।
शुरुआत होती है प्रधानमंत्री से, फिर संसदीय कार्य मंत्री को ये जानकारी दी जाती है। वैसे लिखा यह गया कि उनसे भी उनकी कंसेंट लेना भी जरूरी है, पर क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो ये संसदीय कार्य मंत्री भी इस चीज को लेकर हाँ ही कहेंगे। ये जो एक कंसेंट के साथ जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को दी जाती है, और राष्ट्रपति से ये जो पूरी जानकारी है किसके पास जाती है, ये राष्ट्रपति से जानकारी जाती है प्रोटेम स्पीकर और जिन लोगों को यहाँ पर चूज किया जा रहा है उनके पास, कि हम आपको यहाँ पर लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर यहाँ पर चूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अप्रूवल भी तो जरूरी है ना, कि हम आपको प्रोटेम स्पीकर बना रहे हैं, आप बनना भी चाह रहे हैं या नहीं बनना चाह रहे हैं, आपको मेंबर बना रहे हैं, आप बनना भी चाह रहे हैं नहीं बनना चाह रहे हैं, ये चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। उसके बाद जब ये लोग भी हाँ कर देते हैं कि ठीक है हम लोग भी प्रोटेम स्पीकर और मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसके बाद एक डेट को डिसाइड किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर 9:30 से 11, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी फॉर्मेलिटीज करी जाती है, और उसके बाद 11 बजे से आगे की पूरी प्रक्रिया जिसमें अलग अलग सांसदों को शपथ ग्रहण कराई जाती है, वो पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चलता है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हमने देख लिया, मैंने आपको पूरी प्रक्रिया दिखा दी एक, लेकिन इन्फोग्राफिक के जरिए भी मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से पूरा काम होता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, फिर राष्ट्रपति के पास जानकारी जाती है, फिर जिन लोगों को लेकर आया जा रहा है उनसे भी तो पूछना पड़ेगा, तो उनसे पूछा जाता है। उसके बाद फिर 9:30 से 11 का काम, और फिर 11 बजे से आगे का काम यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर भी वही चीजें जो है वो आपको एक इन्फोग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश करी गई है। अब हम थोड़ा सा स्पीकर की तरफ भी आते हैं, क्योंकि स्पीकर के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। अगर हम देखें यहाँ पर ज्यादातर केसेस में अगर आप देखेंगे रूलिंग अलायंस से ही आपको स्पीकर आते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे, रूलिंग पार्टी से भी कई बार आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम पहले देख रहे थे एनडीए की सरकार थी, अभी भी एनडीए की है, और बीजेपी से यहाँ पर कौन आए थे, स्पीकर आए थे, उनसे पहले भी ये देखने को मिला, यूपीए के टाइम पर भी। लेकिन जब यूपीए यहाँ पर थी तो उन्होंने अपने अलाइड पार्टनर को स्पीकर बनने के लिए कहा कि स्पीकर की जो आप नियुक्ति करेंगे वो हम आपकी पार्टी से लेना चाहते हैं। और यही चीज को लेकर, इसी चीज को लेकर बात अभी भी चल रही है कि अभी भी सरकार तो किसने बनाई, एनडीए ने, लेकिन हो सकता है कि स्पीकर बीजेपी से आए, या फिर इनके अलाइज जेडीयू से आए, या टीडीपी से आए। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहले हमें देखने को मिला है कि सरकार तो यूपीए की थी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस थी उन्होंने नहीं बनाया अपना स्पीकर, उन्होंने सीपीआईएम से स्पीकर लिया। ठीक है, जैसे पहले एनडीए की सरकार थी, उन्होंने स्पीकर कहां से बनाया था, अपने अलाइड पार्टनर से बनाया था। उससे पहले एनडीए ने देखिए यहाँ पर टीडीपी से बनाया था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सरकारें अपनी, मतलब या फिर कहा जाए जो सबसे बड़ा दल है वो अपनी तरफ से स्पीकर की नियुक्ति करता है। लेकिन कई बार आप जानते हैं जब अलाइज आपके होते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, जो कोएलिशन सरकार होते हैं, उस स्थिति के अंदर कई बार आपको जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनकी बात भी सुननी पड़ती है, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके की डिमांड उनकी तरफ से करी जा रही है, और कई बार उन डिमांड्स के आगे आपको झुकना भी पड़ता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किस व्यक्ति की नियुक्ति करी जाती है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो अलाइज है वो अपनी तरफ से इस पोजीशन की मांग कर सकते हैं। अब मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं, या ये क्यों दिखाया गया आपको, क्योंकि ये जो पोजीशन है, स्पीकर की जो पोजीशन है, काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार के लिए, मतलब आने वाले 5 सालों के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 5 सालों में हमारी लोकसभा के अंदर काम किस तरीके से चलेगा वो इसी बात पर निर्धारित है कि किस सरकार या फिर किस पॉलिटिकल पार्टी से, किस राजनीतिक दल से आपका स्पीकर आते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीकर के पास काफी ज्यादा पावर होती है, जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। संवैधानिक जनादेश, सांसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम स्पीकर की बात कर रहे हैं। भारत का संविधान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर आपके होते हैं, इनके पदों के लिए ये जो हमारी पोजीशन से प्रदान करता है, जिन्हें अनुच्छेद 93 के अनुसार सदन के प्रारंभ होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, मैंने आपको ये टर्म एज सुन एज पॉसिबल बताई थी, जितनी जल्दी हो सके चुना जा सके। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी क्या तिथि निर्धारित करी गई है कि 26 जून को ये जो चुनाव है वो करा लिया जाएगा, या फिर मोशन इसके लिए मूव कर दिया जाएगा ताकि नए स्पीकर की नियुक्ति करी जा सके। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते प्रोटेम स्पीकर ज्यादा से ज्यादा देर उस पोजीशन पर रहे। हम चाहते हैं कि एक परमानेंट, एक स्थायी तौर पर अध्यक्ष आ जाए, और फिर जो भी कार्य है उनके द्वारा, जो भी उनका कार्यभार है वो यहां पर वो करना शुरू करे, जो भी कार्यभार है उनको दिया जाए, और हाउस जो हमारा है उसे सुचारू तौर पर चलाया जा सके। ठीक है, और वो कब होगा, जब हमारे पास एक परमानेंट स्पीकर यहां पर होते हैं। ठीक है, पहले ये जो टर्म है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनको किस नाम से पुकारा जाता था, पहले इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लेबल से जाना जाता था। हालांकि फिर इसे बाद में इसके अंदर बदलाव किया गया, और फिर यहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की जो लेबल्स थे वो यहां पर इस्तेमाल किए गए। ठीक है, स्पीकर को, चलो यहां तक अगर आपने जान लिया, स्पीकर को कौन सी मेजोरिटी से चयन उनका किया जाता है, क्या सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है, नंबर 1 सिंपल मेजोरिटी से, नंबर 2 स्पेशल मेजोरिटी से। अब कमेंट सेक्शन में 1 या 2 लिखकर बताइएगा
एक नंबर बता रहा है सिंपल मेजोरिटी, 2 नंबर बता रहा है स्पेशल मेजोरिटी। अध्यक्ष बनने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है। देखिए प्रोटेम स्पीकर के लिए मैंने आपको एक विशिष्ट योग्यता बताई थी। वो योग्यता क्या थी कि आप क्या होने चाहिए, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने चाहिए हाउस के अंदर। लेकिन यहां पर जब हम स्पीकर की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया या ऐसी कोई भी आप कह सकते हैं अलग से कारक नहीं रखा गया। ठीक है, तो यहां पर कोई भी योग्यता नहीं है, जिसका अर्थ है कि कोई भी सदस्य विचार किए जाने का हकदार है। तो प्रधानमंत्री ने अगर सोचा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है शायद जिसकी एज, जो उम्र उसकी आयु जो है वो ज्यादा ना भी हो, उस व्यक्ति को भी यहां पर क्या बनाया जा सकता है, उस व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उस व्यक्ति को स्पीकर बनाया जा सकता है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर के केस के अंदर ये चीज नहीं थी। वहां पर तो हमें क्या देखना पड़ रहा था, वरिष्ठता जो थी एक आप कह सकते हैं एक फैक्टर के तौर पर उसे देखना पड़ रहा था। हालांकि अध्यक्ष का पद सदन के अन्य सदस्यों से अलग होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसी कुछ शक्तियां होती है, ऐसी कुछ पावर्स हैं जो कि स्पीकर को दे रखी है, जो बाकी सदस्यों के पास नहीं होती है। अगर आपने जो हमारे हाउस है इसकी कार्यवाही देखी होगी कि किस तरीके से हाउस काम करता है, तो आपने देखा होगा स्पीकर, नाम तो वैसे स्पीकर है लेकिन इनका पूरा का पूरा काम क्या होता है, ज्यादातर इनका काम होता है सुनने का। ठीक है, कि जो भी व्यक्ति मान लीजिए विपक्ष से या फिर पक्ष से बोल रहा है तो उनके बारे में सुन रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, अगर कोई भी प्रश्न उनके सामने रखा जा रहा है तो उसके बारे में भी वो उनसे जवाब ले रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग अगर आप देखेंगे वो एड्रेस किसको करते हैं, वो एड्रेस स्पीकर को ही करते हैं। तो नाम स्पीकर होता है लेकिन सारा जो काम होता है उनका वो सुनने का होता है। तो लिसनर जो है एक टर्मिनोलॉजी वैसे यहाँ पर कही जा सकती है, लेकिन हाँ जो नाम है स्पीकर, क्योंकि वो ओहदा काफ़ी ऊपर का है और कई बार जब डायरेक्शंस देनी होती हैं वो भी जो स्पीकर होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी कुछ शक्तियाँ जो है उनको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी शक्ति जो इनके पास है वो है मत देने की शक्ति। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि जब भी वोटिंग होती है हाउस के अंदर तो यहां पर स्पीकर के द्वारा वोट नहीं दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई पक्ष है और या फिर कोई विपक्ष है तो इसके अंदर यहां पर 150 वोट पड़े और यहां पर 142 वोट पड़े। ठीक है, तो बात यहां पे खत्म हो जाती है। ठीक, क्योंकि यहां पर वोट किसके पास ज्यादा है, किसी भी चीज के पक्ष में ज्यादा वोट है विपक्ष की तुलना में, और बात यहाँ पे खत्म होगी। मतलब जो पक्ष के लिए वो ज़्यादा लोग हैं और इस वजह से ये जो चीज़ है जो पक्ष कह रहा है वो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए अगर वोट बराबर हो जाए 145, अगर मैं प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करूँ, बाकी लोग नहीं आए मान लीजिए, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, जब बराबर हो जाते हैं वोट तो वहां पर कास्टिंग वोट इसे कहा जाता है। वो किसको मिलता है, वो मिलता है स्पीकर को। मतलब जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसके पास होगा, यहां पर अध्यक्ष के पास होने वाला है। वह व्यक्ति मतलब स्पीकर यहां पर डिसाइड करेगा, स्पीकर यहां पर निर्णय लेगा कि किसको वोट वो करना चाहते हैं। हालांकि ये देखा गया बहुत सारे केसेस के अंदर, क्योंकि ये जो सत्तारूढ़ दल होता है वहीं से चुनकर आते हैं, उनके द्वारा ही चुनाव किया जाता है, तो ये जो मत अपना है वो सरकार के फेवर में ही देते हैं, सरकार के पक्ष में ही देते हैं। अगर सरकार पक्ष में है इस स्थिति के अंदर तो उनको वोट देंगे, अगर सरकार नहीं चाहती इस चीज को लेकर आया जाए तो फिर ये दूसरी तरफ अपना वोट देते हैं। लेकिन हाँ, ये कास्टिंग वोट कई बार जब बराबर वोट हो जाते हैं तो इनकी शक्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये काफी बड़ी शक्ति इनको दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा जब किसी भी सदस्य का डिस्क्वालिफिकेशन करना होता है, डीक्यू जिसे कहा जाता है, तो उस स्थिति के अंदर भी जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर महोदय, अध्यक्ष महोदय जो हैं, इनके पास पूरी शक्ति होती है कि ये किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार जो है वो किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि कई बार लोकसभा, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में ही हम स्ट्रिक्ट करते हैं, तो लोकसभा के अंदर कई बार कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज जो होते हैं उनको फाड़ दिया जाता है, कुछ लोग हाथापाई करने लग जाते हैं या फिर कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग जाते हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर स्पीकर या अध्यक्ष महोदय अगर चाहें तो वो डिस्क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये काम भी उनके द्वारा किया जाता है, ये शक्ति भी उनके पास रहती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो पद है ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अब हो गया है, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक जो विपक्ष था वो उतना मजबूत नहीं था और इसी वजह से ज़्यादा वॉकआउट्स, ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन क्योंकि पक्ष विपक्ष इस बार देखें दोनों ही अपनी अपनी तरफ से मजबूत हैं, तो इस बार मतलब आने वाले 5 सालों में काम करना या फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपोजिशन, वो आपको हाउस के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगले 5 साल के लिए आप ये मान के चलें कि जो अध्यक्ष महोदय होने वाले हैं इनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इनका रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अभी विपक्ष के द्वारा बहुत कोशिश की जाने वाली है ताकि इस तरीके की चीज़ें करी जाए और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको घेरा जाए। और इस वजह से कई बार क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि अध्यक्ष महोदय हाउस को सही तरीके से चलाने में नाकाम भी आपको दिखाई देंगे और वहां पर कई बार आपको कुछ जो सदस्य होंगे उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता हुआ भी दिखाई देगा।
ठीक है। और ये दो शक्तियां वैसे हमने डिस्कस करी है, लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आइएगा। अध्यक्ष सदन के सुविधाजनक दृष्टिकोण के साथ ये तय करता है कि यह कैसे आयोजित किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हाउस को शुरू करना होता है, कई बार जॉइंट सिटिंग करानी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इनका जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सरकारी कार्य का संचालन अध्यक्ष द्वारा सदन के नेता के परामर्श से तय किया जाता है। सदस्यों को प्रश्न पूछने, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी हाउस को चलाया जाता है तो उसमें सांसद या सदस्य क्यों आते हैं, वो सरकार से किसी भी मंत्रालय से प्रश्न पूछने ही आते हैं कि उस जगह पर ये एक रोड का प्रोजेक्ट चल रहा था, क्यों पूरा नहीं हुआ, उसमें इतना पैसा क्यों लग गया, वहाँ पर क्या एनवायरनमेंट को लेकर क्लियरेंस ली गई, वहाँ पर इतने पेड़ क्यों काटे गए, ये सब चीज़ों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे सांसदों के द्वारा, क्योंकि वही तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो किसने प्रश्न पूछना है, कितने समय में पूछना है, ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर स्पीकर जो है उनका जो रोल है, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। वो ये देखते हैं कि जितने भी हमारे हाउस को चलाने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको, उन नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाए और उन नियमों के अंतर्गत रहते हुए ही प्रश्न पूछे भी जाएं और उनके उत्तर भी दिए जाएं, ठीक है। तो इसी वजह से इनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनको हाउस को रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से, जो नियम है उनके हिसाब से यहाँ पर चलाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिएगा स्पीकर की पोस्ट क्रूशियल क्यों है, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला है प्रश्न और रिकॉर्ड, फिर है ध्वनि मत, मत विभाजन, इसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे दो और पॉइंट्स यहां पर आने वाले हैं, लेकिन पहले शुरुआत कहां से करेंगे, क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड्स की तरफ से। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो सांसद हमारे होते हैं, जो सांसद हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे यहाँ पर सदस्य हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे ही प्रश्नों को लेकर हाउस के अंदर जाते हैं और वो प्रश्न जो है कहीं ना कहीं मंत्रियों से पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कुछ उदाहरण के तौर पर बताया कि वहाँ पर किसी भी जगह पर ये प्रोजेक्ट जो आया, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों इसमें इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्यों यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इन सब मुद्दों के ऊपर बात करी जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाने भी है या नहीं, उनको एडमिट करना भी है या नहीं, तो ये योग्यता अयोग्यता जो है वो कौन उसके ऊपर निर्णय लेता है, ये निर्णय लिया जाता है स्पीकर के द्वारा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि बात करते करते कुछ ऐसे अपशब्द जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल जो है कुछ सांसदों के द्वारा या कुछ सदस्यों के द्वारा कर दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि उस स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है और कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को, जो हमारी रिकॉर्ड्स हैं उसमें ना जाने दें, ठीक है। मान लीजिए किसी भी तरीके से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अब शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो वहां पर उन शब्दों को क्या किया जाता है, इसे इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एक्सपंज, ठीक है। उन शब्दों को हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा जब भी इस तरीके से हाउस चल रहा होता है, एक व्यक्ति कॉन्स्टेंटली चीज़ों को टाइप कर रहा होता है, क्योंकि ये जितनी भी वर्डिंग्स होती हैं ये आने वाले समय में भी यूज करी जाती है, इसका एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो जब भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको एक्सपंज करना है या नहीं करना है, मतलब उसको हटाना है या नहीं हटाना है, ये भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही इसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। और बहुत बार आपने देखा होगा स्पीकर क्या कहते हैं कि ठीक है हम इसे रिकॉर्ड में नहीं लेके जा रहे हैं, इसे रिकॉर्ड में से हटाया जाएगा, और वो वहीं बैठे बैठे इस चीज़ को लेकर ऑर्डर भी देते हैं कि इसे कृपया करके अपने रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये जो काम है किसके द्वारा किया जाता है, ये भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जाता है। ध्वनि मत, मत विभाजन, आपने देखा होगा कि जब इस तरीके से सेशंस चल रहे होते हैं और किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर वोटिंग करानी है तो वहां पर कई बार वॉइस वोट, ठीक है, जिसमें कहते हैं आईज एंड नोज। फिर आपने देखा होगा कि अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि आईज एंड नोज अपने अपनी तरफ से बताएं, आईज वाले कितने हैं, फिर वो शोर मचाते हैं, नोज वाले कितने हैं, वो शोर मचाते हैं। देन उसके बाद अध्यक्ष महोदय कहते हैं आई थिंक आईज हैव इट, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो वहां पर क्या है, वहां पर एक प्रश्न जो है वो रखा गया, एक तरीके से पोल रखा गया सांसदों के सामने कि भाई बताएं आप इस चीज के पक्ष में है या विपक्ष में है, ठीक है। तो यहां पर ये स्पीकर जो है वो चाहे तो इस तरीके से वोटिंग करा सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से वोटिंग हटा सकते हैं, ठीक है। किसी भी बिल के ऊपर किस तरीके से ध्वनि मत कराना है या नहीं कराना है, इसका निर्णय भी किसके पास होता है, ये भी स्पीकर के पास होता है। तो तभी ये चीज और भी, मतलब ये पद जो है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके अलावा आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा 2018 में भी एक अविश्वास प्रस्ताव जो था वो लेकर आया गया था, टीडीपी के द्वारा उसे लेकर आया गया था, क्योंकि जब ये माना जाता है कि सरकार के पास पूरा नंबर नहीं है तो सरकार को गिराने के लिए इस तरीके के प्रस्ताव लेकर आए जाते हैं। और अब तो और भी ज्यादा इसकी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि नंबर जो है वो पूरा नहीं है कि अगले 5 सालों में हो सकता है एक बार, 2 बार या फिर और भी ज्यादा बार आपको अविश्वास प्रस्ताव जो है वो यहां पर आते हुए दिखाई दे। और ये अविश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं सरकार के लिए
एक समस्या खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उनको बार बार अपने सांसदों से बात करनी पड़ेगी कि भाई आपको कहीं छोड़कर नहीं जाना है हमें, ठीक है, क्योंकि सरकार की तो कोशिश यही रहेगी कि सरकार के पास पूरा नंबर रहे। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव, जिसे हम इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, ये जो है ये भी स्पीकर की इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि स्पीकर जो है इसके अंदर जो अपोजिशन है उसको और उसकी स्थिति को इंपैक्ट कर सकता है, सरकार की स्थिति को इंपैक्ट कर सकता है। वो इस प्रस्ताव को आने देगा नहीं आने देगा, ये भी कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक स्पीकर के हाथ में होता है। जैसे 2018 की बात करते हैं, जब टीडीपी इस तरीके के प्रस्ताव को लेकर आना चाह रहे थे, तो उस टाइम पर स्पीकर कौन थे? 2018 के अंदर कौन स्पीकर थे, कोई बता सकता है? उस समय पर सुमित्रा महाजन जी जो है वो स्पीकर थे, वो अध्यक्ष महोदय थे, और वो काफी अपनी तरीके से प्रयत्न कर रहे थे कि इस चीज को डिले कर दिया जाए, इस चीज को एडमिट ना किया जाए, और इसी वजह से बार बार जो हाउस था उसे स्थगित किया जा रहा था, ठीक है। और तब तो सरकार के पास पूरा नंबर भी था, मतलब उस समय पर अगर हम बात करें बीजेपी के पास पूरा नंबर भी था। अब की बात करते हैं तो अभी तो नंबर नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले समय में इस तरीके के अविश्वास प्रस्ताव बार बार लेकर आए जाएंगे ताकि सरकार को गिराया जा सके। तभी मैंने आपको कहा कि अगले 5 सालों के लिए तो ये जो पोजीशन है, ये जो अध्यक्ष महोदय का पद है, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलो अब आता है वोट। ये मैं आपको बता चुका हूं, याद करिए कि कास्टिंग वोट जो होता है, अगर मान लीजिए दोनों ही पक्ष में बराबर वोट पड़े, तो अब वोट इनको देना है या इनको देना है, ये निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? यहां पर भी अध्यक्ष का रोल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आपको पक्ष में या विपक्ष में किसके लिए वोट करना है। और वो एक वोट जो होगा वो अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगह पर हमने वोट देखे वो बराबर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि स्पीकर से जुड़ी हुई हैं, और इसी वजह से इनके बारे में बात करना जरूरी था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सदन का संचालन सही तरीके से हो सके, ये काम भी किसका है? ये काम भी कहीं ना कहीं स्पीकर का हो जाता है। और इसी वजह से आने वाले 5 वर्ष जो है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं किसी भी स्पीकर के लिए। कोई भी स्पीकर यहां पर बने, अब जर्नी जो है वो उतनी आसान नहीं होगी जैसा पिछले 10 सालों में रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में नंबर आपके पास था तो यहां पर जो सदन है उसको चलाना आसान था। लेकिन अब क्योंकि नंबर की कमी है और अपोजिशन जो अब विपक्ष है वो और भी ज्यादा मजबूत है, तो उनके द्वारा बहुत सारी बातें करी जाएंगी और बहुत सारे मुद्दों को उठाया भी जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आने वाले 5 साल किसी भी स्पीकर के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर लिखा है 10वीं अनुसूची या दल बदल विरोधी कानून, जिसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में पेश किया गया है, सदन के अध्यक्ष को किसी पार्टी से दल बदल करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति देता है। तो हमारे पास जो दल बदल कानून है, डिफेक्शन जिसे एंटी डिफेक्शन कहा जाता है, तो यहाँ पे 10 शेड्यूल के अंदर आता है। इसको लेकर भी जो शक्तियां हैं वो स्पीकर को देके रखी हुई हैं कि यहां पर अगर आपको लगता है इस तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जो डिफेक्शन है वो कर रहा है, तो यहां पर उसको अयोग्य घोषित करना, यहां पर उसको डिस्क्वालीफाई करना, ये काम भी कहीं ना कहीं स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। और अगर ये समय रहते हुए कर लिया जाता है तो यहां पर जब भी कोई व्यक्ति इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या फिर दल बदल कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो उस चीज को भी रोका जा सकता है। तो डिफेक्शन को लेकर यहां पर जो पावर्स हैं, वो शक्तियां जो हैं, यहां पर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, डिफेक्शन कर रहे हैं, सांसद की बात कर रहे हैं, सदस्यों की बात कर रहे हैं, अगर उनके द्वारा डिफेक्शन किया जा रहा है और यहां पर इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस स्थिति के अंदर स्पीकर या अध्यक्ष के पास इस तरीके की शक्तियां हैं कि वह उस व्यक्ति को यहां से हटा भी सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कुछ शक्तियां जो है वो स्पीकर को दी हुई है, जिसकी वजह से ये पद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया है।